अगर आपको 2025 में एक बढ़िया लैपटॉप खरीदना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब लैपटॉप ना एक लॉन्ग टर्म परचेज होता है, मतलब कि आप उसको लंबे समय तक रखते हो, तो उसको खरीदने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, वरना तो आप फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। एंड इस वीडियो में ये सारे पॉइंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किए गए हैं। तो ये वीडियो में जितनी नॉलेज है सारी ले लो ताकि आप अपने लिए एक बढ़िया लैपटॉप ले पाओ। बट सबसे पहले आपका लैपटॉप लेने का पर्पस क्या है। अब मैंने मेनली 3 तरीके की कैटेगरी बनाई है। नंबर 1 है प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर आपका स्टडी, बिजनेस, ऑफिस, डेली एक्टिविटीज, वेब ब्राउजिंग, ट्रेडिंग, ऐसी रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं और इसमें मेन फोकस होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस एंड बैटरी। दूसरा हमारा क्रिएटिव कैटेगरी, इसमें आप एडिटिंग करते हो, चाहे फोटो हो या वीडियो की, डिजाइनिंग कर रहे हो, एनिमेटर हो, यूआई यूएक्स में काम करते हो, तब आप इस कैटेगरी में फॉल करोगे। और यहाँ पे मेन फोकस हमारा होता है जीपीयू एंड सीपीयू एंड स्क्रीन। तीसरा होता है हमारा गेमिंग लैपटॉप। अब देखो गेमिंग लैपटॉप्स इनको बोला जाता है, बट मैं इनको बोलूंगा हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप, क्योंकि गेमिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए होता है। एंड उस परफॉर्मेंस से आप सिर्फ गेमिंग नहीं कर सकते हो, और भी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि गेमिंग, स्ट्रीमिंग, AIML। अगर आपको कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स रन करने, जैसे कि ब्लेंडर, आर्किटेक्ट्स के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तब आप इस कैटेगरी में आओगे। और यहाँ पे मेन फोकस होता है हमारा जीपीयू। अब इस वीडियो में हम इन 3 कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैपटॉप, CPU। आप किसी भी लैपटॉप मॉडल्स को देखो तो उसके अंदर आपको कुछ नंबर्स लिखे देखने को मिलते हैं, जैसे i3, i7, Ryzen 5, Ryzen 7। ये सारे प्रोसेसर्स के नाम है। Ryzen सीरीज जो है वो आपकी AMD की तरफ से आती है और Core i सीरीज आपकी Intel की तरफ से आती है। अब ऐसा नहीं है कि Intel के प्रोसेसर ज्यादा बेटर होते हैं AMD से, दोनों ही प्रोसेसर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बट आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है और आपके बजट में कौन सा आ रहा है। अगर Intel की बात करें, इसके अंदर आपको 4 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। पहला है i3 जो कि एंट्री लेवल है और आपको 30,000 से लेके 45,000 के बीच में देखने को मिलता है। दूसरा आता है आपका i5 जो कि मिड लेवल का प्रोसेसर है, ये आपको 45,000 से लेके 80,000 तक के रेंज में देखने को मिलता है। तीसरा है आपका i7 जो कि हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है और इसकी रेंज अराउंड 80K से लेके 120K तक होती है। एंड लास्ट आता है आपका i9 जो कि टॉप लाइन प्रोसेसर है, इससे बेटर प्रोसेसर आता ही नहीं है इंटेल में, और इसकी प्राइस अराउंड 90K से स्टार्ट हो जाती है। और Ryzen में भी लगभग सेम सीन है, इसके अंदर आपको Ryzen 3, 5, 7 और 9 देखने को मिलते हैं। लैपटॉप्स में जनरली यही 2 प्रोसेसर आते थे, बट 2024 में ना 2 प्रोसेसर नए लॉन्च हुए हैं। पहला तो इंटेल की तरफ से एक नई सीरीज आई है जिसको बोलते हैं द अल्ट्रा सीरीज। इसके अंदर आपको अल्ट्रा 5, 7 और 9 देखने को मिलते हैं। ये काफी डिफरेंट प्रोसेसर है कंपेयर टू जो कोर आई सीरीज आती है। अल्ट्रा सीरीज का मेजर फोकस होता है परफॉर्मेंस विद एफिशिएंसी, मतलब कि परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया निकाल के देगा, उसके साथ आपकी बैटरी लाइफ भी बहुत बढ़िया होती है। वहीं कोर आई प्योर परफॉर्मेंस चिप्स है, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया है बट उतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलती है। अल्ट्रा चिप्स की एक और एडवांटेज है, इसके अंदर आपको NPU देखने को मिलता है, मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है CPU के अंदर, जो कि AI रिलेटेड फंक्शन को करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होती है और बहुत पावरफुल होती है। इसीलिए अगर आप AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हो तो अल्ट्रा चिप्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट हाँ, ये थोड़े से एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में आपको देखने को मिलेगा। ये स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 70K से। दूसरा है हमारा स्नैपड्रैगन। ये वही प्रोसेसर है जो आपको मोबाइल्स में भी देखने को मिलते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जो एप्पल के प्रोसेसर्स हैं M सीरीज वाले। इसके अंदर आपको 2 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा स्नैपड्रैगन X प्लस और दूसरा है स्नैपड्रैगन X एलीट। दोनों ही प्रोसेसर बहुत ज्यादा बढ़िया है और इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है इसके अंदर बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ मिलती है, मतलब 16-17 घंटे तक का आपका लैपटॉप आराम से चल जाता है। बट हाँ, अब ये चिप्स नए हैं तो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर वाली कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं इसके अंदर। लेट सपोज आपने एक लैपटॉप का प्रोसेसर चूज किया, जैसे यहाँ पे इंटेल का हमारा i5 प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर के आगे आपको कुछ डिजिट्स और एक लेटर देखने को मिलता है। ये नंबर्स और लेटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपको बताते हैं कि आपका प्रोसेसर किस तरीके से काम करेगा एंड उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल जो इंटेल में 5 डिजिट होती हैं, तो 4th एंड 5th डिजिट होती है, वो इसकी जनरेशंस बताती हैं। जैसे यहाँ पे 1-3 लिखा है तो इसका मतलब ये 13 जनरेशन है। अगर 1-2 लिखा होता तो ये 12 जनरेशन होता। एंड जितनी ज्यादा जनरेशन होती है उतना बेटर परफॉर्मिंग प्रोसेसर होता है। और इस टाइम पे 14 जनरेशन जो है वो एकदम लेटेस्ट है। एंड बचे हुए जो 3 डिजिट है वो बेसिकली SKU बताते हैं, और जितना ज्यादा ये SKU नंबर होता है उतना बेटर परफॉर्मिंग आपका CPU होता है। जैसे 13450 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा देन 13420 से। एंड लास्ट में जो लेटर लिखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बताता है आपका प्रोसेसर की स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर U लिखा है इसका मतलब ये लो पावर कंजप्शन लैपटॉप है। अगर P लिखा है तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज फॉर थिन एंड लाइट लैपटॉप। फिर आता है आपका H जिसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप।
HS H से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। H से ऊपर आता है आपका HX जो कि होता है मैक्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब आपके जो P and U वाले लैपटॉप्स हैं ये थोड़े से बैटरी ऑप्टिमाइज लैपटॉप होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस के साथ बैटरी आपकी सिंक में चलती है। वहीं H, HS एंड HX वाले परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप्स होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया मिलेगी बट उतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलती है। इसीलिए अगर आप प्रोडक्टिविटी वाइज लैपटॉप ले रहे हो P या फिर U के साथ जाना है, एंड अगर आप अल्ट्रा सीरीज में जा रहे हो तो वहां पे H वाले भी ले सकते हो। गेमिंग और क्रिएटिव में सारे आपको H सीरीज वाले ही लैपटॉप लेने हैं। जो हमारे अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है इसके अंदर आपको सिर्फ 3 डिजिट के नंबरिंग देखने को मिलती है। जो पहली डिजिट होती है वो उसकी सीरीज बताती है। अभी मेनली 2 सीरीज आ चुकी हैं। अगर पहली डिजिट 1 है तो मतलब वो सीरीज 1 का है, एंड अगर 2 है तो वो सीरीज 2 का है। सिंपल है, सीरीज 2 ज्यादा बेटर है कंपेयर टू सीरीज 1 से। एंड आखिरी में 2 डिजिट है, जितनी ज्यादा वो डिजिट होती है उतना बेटर वो परफॉर्मिंग सीपीयू होता है। अगर राइजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 डिजिट देखने को मिलती है। जो चौथी डिजिट होती है वो बेसिकली सीरीज बताती है। जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, इसका मतलब ये 7000 सीरीज है। अगर 8 लिखा होता है तो 8000 सीरीज होती है, और इस टाइम पे लेटेस्ट 8000 सीरीज चल रही है। तीसरा बताता है सेगमेंट। जैसे यहाँ पे अगर 7 लिखा है तो ये राइजन 7 है, 5 लिखा है तो ये राइजन 5 हो जाएगा। सेकेंड डिजिट जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजिट होती है। बेसिकली ये बताती है कि ये किस आर्किटेक्चर पे बिल्ड होता है। जितना बेटर आर्किटेक्चर होता है उतना बेटर परफॉर्मिंग आपका सीपीयू होता है। AMD में मेनली 4 आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब ये Zen 4 आर्किटेक्चर पे बिल्ड है। अगर 3 लिखा है तो मतलब ये Zen 3, और जितना ज्यादा Zen का नंबर होता है उतना बेटर आपका परफॉर्मिंग सीपीयू होता है। लास्ट डिजिट वो भी बहुत सिंपल है, इसमें आपको 2 वेरिएशन देखने को मिलते हैं, या तो लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा। दोनों सेम सीरीज के प्रोसेसर होते हैं। 0 जो होता है वो थोड़ा सा अंडर पावर होता है 5 से। फॉर एग्जांपल 7735 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा देन कंपेयर टू 7730 से। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है तो जितना ज्यादा प्रोसेसर का नंबर होता है वो उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल 7735 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा देन 7720 से। लास्ट में एक लेटर लिखा होता है जिसका सेम मीनिंग होता है जो हमने इंटेल वाले में देखा था। इसके बाद सीपीयू में 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 होता है क्लॉक स्पीड। जितनी ज्यादा प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती है उतनी ज्यादा उस प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने की स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल 3.8 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर ज्यादा तेज प्रोसेसिंग करेगा कंपेयर टू 3.5 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर से। अब जो क्लॉक स्पीड आती है वो आपकी रेंज में आती है। एक आपका मिनिमम रेंज एंड आपका एक मैक्सिमम रेंज आती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी वाइज लैपटॉप ले रहे हो तो मैक्सिमम रेंज आपकी 4 से 5 के बीच में होती है, तो एकदम परफेक्ट है। अगर आप क्रिएटिव या हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ले रहे हो तो आपकी 5 से प्लस होनी चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन आपको सीपीयू के स्पेक्स में आराम से देखने को मिल जाती है। इसके बाद आता है थ्रेड्स एंड कोर्स। सीपीयू को कोर्स में डिवाइड किया जाता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। सीपीयूज के अंदर नंबर ऑफ कोर्स होते हैं, किसी में 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, एंड जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स होती हैं उतना ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग आपका सीपीयू होता है। अब कोर्स भी ना 2 तरीके से आती हैं। एक आता है आपका ई कोर जिसको एफिशिएंसी कोर्स बोलते हैं, जो कि थोड़ी सी फोकस होती है एफिशिएंसी पे, मतलब पावर थोड़ा कम लेंगी बट बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। दूसरा होता है आपका पी कोर्स, इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस हैवी, पावरफुल लेंगी बट बैटरी लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हमें परफॉर्मेंस हैवी लैपटॉप लेना होता है तो पी कोर्स ज्यादा लेने होते हैं, एंड अगर आपको एफिशिएंसी ज्यादा लेनी है तो हमें ई कोर्स ज्यादा लेने होते हैं। जो हमने लेटर्स में देखा था वो इसी चीज को सिग्निफाई करता है। यू एंड पी वाले में थोड़ी सी ई कोर ज्यादा होंगी, एंड एच वाले सीरीज में आपके पी कोर ज्यादा होती है। एंड जो कोर्स होती है उनको वर्चुअली और भी ज्यादा डिवाइड किया जाता है थ्रेड्स में, एंड थ्रेड्स का भी सिंपल रूल है, जितनी ज्यादा थ्रेड्स होती हैं उतना ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग आपका सीपीयू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आप अपने लिए परफेक्ट सीपीयू कैसे चूज कर पाओ, वो भी अपने बजट में। सिंपल है, गूगल पे जाओ और टाइप करो नैनो रिव्यू R23 स्कोर। यहाँ पे आपको प्रोसेसर की फुल लिस्ट मिल जाती है, और यहाँ पे हमें सिर्फ लैपटॉप वाले प्रोसेसर पे फोकस करना है। यहाँ पे आप कोई भी प्रोसेसर सेलेक्ट करो और गूगल पे जाके पेस्ट कर दो और उसके आगे लिख दो लैपटॉप। अब आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रोसेसर के लैपटॉप किस रेंज में आते हैं। अगर आपका बजट इससे थोड़ा सा ऊपर है तो इस लिस्ट में थोड़ा ऊपर चले जाओ, अगर बजट थोड़ा सा नीचे है तो इसी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे आ जाओ। एंड कई बार ऐसा भी होगा कि आप 2 लैपटॉप्स के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, नैनो रिव्यू पे जाओ एंड सीपीयू कंपैरिजन पे चले जाओ। दोनों लैपटॉप के सीपीयू का नाम एग्जैक्ट डाल दो और यहाँ पे आपको पूरा कंपैरिजन
कंपैरिजन चार्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें मेनली दो चीजें देखनी है। एक होता है सिंगल कोर स्कोर। सिंगल कोर स्कोर बेसिकली ये बताता है आपकी एक कोर कितनी ज्यादा फास्ट काम करती है। जितनी ज्यादा सिंगल कोर स्कोर होता है उतना ज्यादा आपका डे टू डे एक्टिविटीज में लैपटॉप ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, वेब ब्राउजिंग, MS ऑफिस एंड जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें। इसके बाद आता है आपका मल्टी कोर स्कोर। ये बेसिकली बताता है कि आपकी सारी कोर्स मिलकर कैसा काम कर रही हैं। जितना ज्यादा ये स्कोर होता है उतना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकल के आता है जो हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि गेमिंग, रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग या 3D के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, कई बार लोगों को लगता है कि i5 हमेशा बेटर ही काम करता है देन i3 से, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ i3 वाले वर्जन आपके बेटर परफॉर्म करते हैं i5 वाले से। तो हमेशा लैपटॉप लेने से पहले CPU कंपैरिजन जरूर कर लेना। अगर आप प्रोडक्टिविटी थिन एंड लाइट लैपटॉप सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कुछ लैपटॉप्स के अंदर इंटेल ईवो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इंटेल ईवो एक तरह का सर्टिफिकेशन है जो कि इंटेल प्रोवाइड करता है लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को जब वो कुछ सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग बैटरी, फास्ट चार्जिंग, इंस्टेंट वेकअप एंड प्रॉपर लैपटॉप बिल्ड। सिंपल टर्म से बोला जाए, अगर आपको इंटेल ईवो की बैजिंग देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्टिंग हो रखी है एंड वो लैपटॉप्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है आपके थिन एंड लाइट वर्जन्स में। प्लस 2024 में आपको एक नए टाइप्स के लैपटॉप्स भी देखने को मिल रहे होंगे जिसको बोलते हैं AI लैपटॉप्स। जो पुराने कोर i सीरीज वाले प्रोसेसर थे उनके अंदर AI का काम जरूर हो जाता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट वो उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। जैसे कि जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है उनके अंदर आपको NPU देखने को मिलता है। इसका मतलब है वो उसी काम के लिए बने हैं और जो जिस काम को करने के लिए बना होता है मतलब वो उसको बहुत ही एफिशिएंटली करता है। काम आपके नॉर्मल लैपटॉप्स भी कर जाएंगे बट वहां पे आपकी पावर ज्यादा कंज्यूम होगी और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। बट अगर आप रेगुलरली AI वाले एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो सजेशन यही रहता है कि आप AI लैपटॉप्स ले लो, जैसे कि अल्ट्रा सीरीज वाले लैपटॉप्स। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लैपटॉप का GPU यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब लैपटॉप में ना दो तरीके से GPU आता है। एक आता है इंटीग्रेटेड, मतलब CPU के अंदर ही आपको GPU देखने को मिल जाता है। दूसरा होता है डेडिकेटेड, मतलब अलग से। इंटीग्रेटेड के अंदर अगर इंटेल का प्रोसेसर है तो इसके अंदर आपको अगर बजट रेंज की बात करो तो वहां पे इंटेल UHD देखने को मिलता है। हाँ, अगर 50,000 के ऊपर है तो वहां पे इंटेल Iris Xe आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है उसके अंदर आपको इंटेल Arc Pro GPU देखने को मिलता है। वहीं अगर AMD का प्रोसेसर है तो उसके अंदर आपको Radeon GPU देखने को मिलता है। अब अगर इंटीग्रेटेड GPUs को भी अगर आपको कंपेयर करना है तो सिंपल है, नैनो रिव्यू में जाओ, दोनों CPU को डालो, वहां पे आपको iGPU की भी रेटिंग देखने को मिल जाती है। जितनी ज्यादा रेटिंग उतना बेटर आपका iGPU परफॉर्म करता है। प्रोडक्टिविटी वाइज बात करें, अगर आप लेस बजट में हो तो आपको इंटेल UHD लेना है, बट हाँ अगर 50,000 तक जा रहे हो तो कोशिश करो कि इंटेल Iris Xe मिल जाए। बट अगर आप प्रोडक्टिविटी यूजर हो और आपको हाई परफॉर्मेंस GPU चाहिए, मतलब कभी कभार थोड़ा बहुत गेमिंग कर लो या थोड़ा बहुत कभी फोटो एडिटिंग कर लिया, तो आप इंटेल Arc Pro वाले GPUs के साथ जा सकते हो जो आपके इंटेल अल्ट्रा प्रोसेसर्स में देखने को मिलते हैं। बट अगर आप हेवी यूजर हो तो आपको चाहिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। अब मार्केट में जितने भी लैपटॉप्स आपको GPU के साथ देखने को मिलेंगे उसके अंदर 99.99% Nvidia के ग्राफिक कार्ड होते हैं। इक्का दुक्का एक दो लैपटॉप होंगे जिसके अंदर आपको AMD के Radeon का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, बट वो वाला लेना नहीं है, हमें लेना है सिर्फ Nvidia वाले, क्योंकि Nvidia के अंदर आपको DLSS और रे ट्रेसिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। DLSS आपका गेमिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है जिसकी वजह से हाई रिफ्रेश रेट पे अच्छी गेमिंग कर सकते हो और रे ट्रेसिंग से आप रियलिस्टिक इमेज को क्रिएट कर सकते हो 3D इन्वायरमेंट में। एंड GPU सिर्फ गेमिंग या फिर एडिटिंग में यूज नहीं होता है। अगर आप हाई एंड सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हो, जैसे AI में मॉडल ट्रेनिंग कर रहे हो या कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें GPU का यूज होता है, तो उसके अंदर भी ये सारी पावर आपकी प्रोसेसिंग में यूज होती है। अब GPU है वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसीलिए GPU वाले लैपटॉप्स में आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देखने को नहीं मिलती है। किसी भी लैपटॉप में आप देखोगे तो वहां पे आपको Nvidia देखने को मिल जाता है, बट उसके बाद कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं जैसे 4GB 6GB। ये बेसिकली VRAM होती है उस ग्राफिक कार्ड की। जितनी ज्यादा ये VRAM होती है उतनी ज्यादा उस ग्राफिक कार्ड की प्रोसेसिंग करने की पावर होती है एक टाइम पे। फॉर एग्जांपल 4GB वाला 3050 ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा कम परफॉर्म करेगा कंपेयर टू 6GB वाला 3050 लैपटॉप। VRAM के आगे आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 3050। ये बेसिकली ग्राफिक कार्ड का वर्जन और सीरीज बताते हैं। जैसे यहाँ
यहाँ पे 30 लिखा है तो इसका मतलब ये 30 सीरीज का जीपीयू है। अगर 40 लिखा होता तो 40 सीरीज का जीपीयू होता, और इस टाइम पे लेटेस्ट 50 सीरीज चल रही है। और लास्ट में आपका उस मॉडल का नाम लिखा होता है, जैसे 50, तो ये हो गया 3050 जीपीयू। और जितना ज्यादा ये लास्ट वाला नंबर होता है उतना ज्यादा बेटर आपका जीपीयू होता है। अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा जीपीयू कितना ज्यादा पावरफुल है? सिंपल है, जीपीयू बेंचमार्क लैपटॉप मीडिया डाल के सर्च कर दो। यहाँ पे आप जाओगे तो पूरी जीपीयू की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी परफॉर्मेंस वाइज। अब यहाँ पे सिर्फ हमें लैपटॉप वाले जीपीयू पे ही फोकस करना है। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा बेटर आपका परफॉर्मिंग जीपीयू होगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आखिरी में एक वैल्यू लिखी है W करके, ये बेसिकली बताती है कि आपका जीपीयू किस वोल्टेज पे काम कर रहा है, और इस W वैल्यू को TGP वैल्यू भी बोलते हैं। अब एक ही जीपीयू के ना आपको अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं वोल्टेज वाइज। जितनी ज्यादा वोल्टेज पे काम करता है उतनी ज्यादा वो पावर कंज्यूम करता है और उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल 3050 जीपीयू है 75 वॉट वाला, वो थोड़ा सा हल्का काम करेगा कंपेयर टू 3050 90 वॉट वाले जीपीयू से। हाँ, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी होता है इस चीज का। जितनी ज्यादा TGP वैल्यू होती है उतना ज्यादा वो पावर कंज्यूम करेगा जीपीयू का, परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा निकालेगा, बट बैटरी उतनी ज्यादा ही कम होती चली जाती है। नेक्स्ट आता है काफी इंपॉर्टेंट रैम। रैम बेसिकली एक जगह होती है जहां पे सीपीयू अपनी सारी प्रोसेसिंग करता है। तो जितनी ज्यादा रैम होती है उतनी ज्यादा सीपीयू की एक टाइम पे प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। अगर आप बजट रेंज में ले रहे हो तो 8 GB आप ले सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अब 16 GB रैम पे जाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा रैम होती है उतना स्मूदर आपका लैपटॉप चलता है। हाँ, अगर आप हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप ले रहे हो या फिर क्रिएटिव वाले हो तो आपको मिनिमम 16 GB तो लेना ही लेना है। अब रैम में ना दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट होती है। पहला है उसका वर्जन, या तो रैम DDR4 आपको देखने को मिलेगी या DDR5। DDR4 पुराने जनरेशन है और DDR5 इस टाइम पे लेटेस्ट है, और DDR5 की रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू DDR4। अगर आप लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन देखो तो रैम के आगे आपको मेगाहर्ट्ज देखने को मिलता है। ये बेसिकली बताता है कि आपकी लैपटॉप की रैम किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी फास्टर आपकी रैम होती है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जरूर पता लगाना है कि आपके लैपटॉप में मैक्सिमम एक्सपेंडेबल रैम कितनी है। इससे आप फ्यूचर में जाके रैम को अपग्रेड कर सकते हो खुद से ही, जिससे आपको फ्यूचर में थोड़ी सी अपग्रेडेबिलिटी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप स्पेसिफिकेशन में ये चीज देखने को नहीं मिलती है, तो आप उस लैपटॉप की रिव्यूज को जरूर चेक कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन वो जरूर बताते हैं। इसके बाद आता है आपका SSD के अंदर भी आपको वर्जन्स देखने को मिलते हैं, जैसे 3, 4, 5। जितनी ज्यादा वर्जन होते हैं SSD के उतनी ज्यादा स्पीड होती है SSD की, और उतना ज्यादा फास्टर आपका लैपटॉप चलता है। एंड वर्जन पता कैसे लगाना है, आप स्पेसिफिकेशन में जाओ, SSD वाले सेक्शन में आपको Gen 3 या Gen 4, Gen 5 देखने को आराम से मिल जाता है। एंड SSD के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है लैपटॉप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लैपटॉप स्क्रीन। अब लैपटॉप स्क्रीन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपकी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है स्क्रीन टाइप। अब स्क्रीन ना कुछ टेक्नोलॉजी पे बना होता है जो कि उस स्क्रीन टाइप को डिफाइन करती है। अगर आप लो बजट लैपटॉप देख रहे हो तो उसके अंदर आपको TN डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये अराउंड 30K तक के बजट में आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर ना बहुत ज्यादा अच्छी आपको क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, अब बजट में है तो ठीक है। दूसरा आता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है स्क्रीन में, IPS। अब ये ऑलराउंडर स्क्रीन होती है, इसके अंदर आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल भी बढ़िया होता है, एंड इस पे आप सारा कुछ काम आराम से कर सकते हो। तीसरा आता है बेस्ट क्वालिटी जो स्क्रीन होती है वो होती है आपकी OLED के अंदर। ये बेस्ट स्क्रीन है अगर आपको कलर प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात कर रहे हो। इसके अंदर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा कंटेंट वॉचिंग में। एंड जो कलर की पंचीनेस होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। हाँ, OLED का एक ही डिसएडवांटेज होता है, उसके अंदर आपको बर्न इन हो जाता है। बर्न इन मतलब अगर आपकी OLED स्क्रीन पे बहुत टाइम से कुछ एक ही चीज रखा है, जैसे वॉलपेपर लगा हुआ है, तो वो वॉलपेपर आपकी स्क्रीन पे छप जाएगा। बट अब टेक्नोलॉजी के साथ OLED स्क्रीन थोड़ी इंप्रूव होती चली जा रही है, तो उसके अंदर आपको बर्न इन से कैसे बचा जाए वो सारी टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिल रही हैं। तो आप OLED स्क्रीन ले सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्क्रीन में जो कि होता है रेजोल्यूशन। अब स्क्रीन जो बनी होती है वो इस पिक्सल से बनी होती है, और जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उतना बेटर रेजोल्यूशन होता है और उतनी ज्यादा बेटर आपकी क्वालिटी निकल के आती है स्क्रीन की। बजट रेंज में ले रहे
रहे हो लैपटॉप तो ज्यादातर आपको 1080 वाले स्क्रीन देखने को मिलती है। बट अगर आप 80,000 से ऊपर जा रहे हो और आपका कंटेंट वॉचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर बढ़िया गेमिंग करना चाहते हो तो आप 2K या 3K तक भी जा सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्राइटनेस, जो कि नापी जाती है नेट्स में। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होती है उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है लैपटॉप स्क्रीन अगर आप सनलाइट में देखते हो। अगर आप बजट रेंज का लैपटॉप ले रहे हो तो 250 नेट्स तक तो ले लो, ठीक ठाक काम कर जाता है। बट हाँ, अगर आपका बजट अच्छा है तो कोशिश करो 350 नेट्स वाले लैपटॉप जरूर लो। अगर आप गेमिंग करते हो तो रिफ्रेश रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्रेश रेट बेसिकली बताता है कि आपकी स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होती है। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होता है उतना स्मूदर आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी वाइज लैपटॉप ले रहे हो और क्रिएटिव यूजर भी हो और आपको स्मूदर एक्सपीरियंस चाहिए तो 90 से 120 हर्ट्ज ले सकते हो, वरना जनरली आपको 60 हर्ट्ज देखने को ही मिलता है। बट हाँ, अगर आप गेमिंग यूजर हो तो एटलीस्ट आप 144 तक तो जरूर जाओ। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर एक्यूरेसी। कलर एक्यूरेसी बेसिकली ये बताती है कि किसी भी चीज की जो कलर है वो आपकी स्क्रीन में कितना ज्यादा सिमिलर है। जितना ज्यादा सिमिलरिटी होती है उतना ज्यादा बेटर कलर एक्यूरेसी होता है। अगर आपकी स्क्रीन में कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी भी खराब है तो सपोज करो आपने उसमें कोई चीज एडिट कर दी तो वो दूसरी स्क्रीन पे बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इसीलिए क्रिएटिव यूजर्स के लिए कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कलर एक्यूरेसी बेसिकली 2 स्टैंडर्ड से नापी जाती है। पहला होता है आपका sRGB, दूसरा होता है DCI-P3। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स है और ये बताते हैं कि आपके जो स्क्रीन है वो कितने रेंज ऑफ कलर्स को डिस्प्ले कर सकती है और इनकी वैल्यू परसेंटेज में नापी जाती है। जितनी ज्यादा इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है उतना ज्यादा कलर एक्यूरेट आपकी स्क्रीन होती है। अगर आप क्रिएटिव यूजर हो तो दोनों के अंदर आपको एटलीस्ट 100% वैल्यू होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी वाइज ले रहे हो या गेमिंग वाइज ले रहे हो तो 90 to 95 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है लैपटॉप्स के अंदर पोर्ट्स। अब पोर्ट्स भी ना अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो Type-C हो गया, HDMI हो गया या USB-A हो गया। ये जरूर देख लो आपके लैपटॉप्स में कितने पोर्ट्स हैं और आपको कितनों की रिक्वायरमेंट है। एंड पोर्ट्स में भी आपको जनरेशंस देखने को मिलती है। जितनी ज्यादा जनरेशन होती है उस पोर्ट की उतनी ज्यादा बैंडविड्थ होती है डेटा ट्रांसफर करने को, मतलब स्पीड उतनी ज्यादा बढ़िया मिलेगी। हाँ, कई लैपटॉप्स में एक स्पेशल तरीके का पोर्ट आता है जिसको थंडरबोल्ट पोर्ट बोलते हैं। एंड मेरी माने तो ये बेस्ट पोर्ट है। इस सिंगल पोर्ट से आप पावर आउटपुट भी ले सकते हो, डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो एंड इसकी जो ट्रांसफर स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। तो ये जरूर चेक कर लेना कि आपके लैपटॉप में थंडरबोल्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका बैटरी। अब जो बैटरी की साइज है वो आपकी वॉट आवर में नापी जाती है। जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होती है उतना ज्यादा आप कह सकते हो बैकअप होता है। बट ऐसा जरूरी भी नहीं होता है, क्योंकि लैपटॉप का जो प्रोसेसर एंड जीपीयू है अगर वो हाई परफॉर्मेंस है तो भले ही आप बड़ी बैटरी लगा दो बट उतनी अच्छी आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप उन लैपटॉप का रिव्यूज देख सकते हो कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में आपको कितनी बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है। लास्ट आता है आपका एक्स्ट्रा फीचर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका MS ऑफिस। कई लैपटॉप्स के अंदर आपको MS ऑफिस इंक्लूडेड मिलता है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो ऐसे लैपटॉप यूज करो जिसके अंदर वो इंक्लूडेड है और वो लाइफ टाइम के लिए फ्री भी होता है। ये तो पूरी हो गई हमारी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है और अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। एंड लैपटॉप के कुछ सजेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं।